बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। उसमें हमने जो है वो फंक्शनल डिसऑर्डर को डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने वास्कुलर डिसऑर्डर को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने पैरालिसिस की डिटेल पढ़ी। आज हमारे पास जो डिसऑर्डर है मेनली वो क्या है, फंक्शनल डिसऑर्डर है। क्या है? फंक्शनल डिसऑर्डर। और उस फंक्शनल डिसऑर्डर में आपने कौन सी पढ़नी है? एपिलेप्सी। क्या है? एपिलेप्सी। जी, अगर एपिलेप्सी देखें, आपने फंक्शनल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था कि फंक्शनल डिसऑर्डर्स आर दोज डिसऑर्डर्स, ऐसे डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास विच आर काज्ड बाय या ड्यू टू, किस वजह से था? डिस्टरबेंस हो गई है इन द नर्वस सिस्टम। उसके नतीजे में क्या हो रहा है? जनरेशन एंड ट्रांसमिशन किसकी? नर्व इम्पल्स की। वो क्या हो गई है? डैमेज हो गई है। ठीक है। देयर इज़ अ डिस्टरबेंस इन द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, के नर्व इम्पल्स की बनने में और ट्रांसमिट होने में प्रॉब्लम आ रहा है। नर्व इम्पल्स के जनरेट होने में और ट्रांसमिट होने में क्या आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो डिसऑर्डर होगी दैट विल बी कॉल्ड एज एपिलेप्सी। ठीक है। मिर्गी कहते हैं इसको, दोहरे पढ़ना। इसमें होता क्या है हमारे पास, जब खुद ब खुद जो है वो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और ट्रांसमिट होती है, तो बॉडी के अंदर अनप्रोवोक्ड सीजर्स, किसे कहते हैं? अनप्रोवोक्ड सीजर्स। अनप्रोवोक्ड किसे कहते हैं? जिनका पता ना हो। प्रोवोक में जिसे बंदे को पहले ही पता चल जाए। ठीक है। अनप्रोवोक्ड मीन कि बगैर पता चले। क्लियर? अनप्रोवोक्ड सीजर्स। कैसे सीजर्स होते हैं? अनप्रोवोक्ड सीजर कहते हैं दोहरा पड़ना। ठीक है। एक शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, थोड़ी सी ड्यूरेशन होती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा देयर इज़ एक्सेसिव जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स बहुत ज़्यादा अचानक जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट तमाम मसल्स को मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। सारे मसल्स के पास एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। हाथ पाँव मुड़ जाते हैं। ठीक है। जो जॉ बोन्स हैं ये लॉक हो जाती हैं, या सम टाइम जो है वो मसल्स जो है वो क्रैम्प्स हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। ठीक है। किस वजह से? ड्यू टू जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। उसके नतीजे में होंगे क्या? अनप्रोवोक्ड सीजर्स। क्या होंगे? पता नहीं चलेगा, खुद ब खुद जो है एक मोमेंटरीली, लम्हे के लिए जो है वो किसी को क्या होते हैं? दौरे पड़ते हैं। इसकी टाइप्स होती हैं बहुत ज़्यादा। ये नहीं है कि किसी के हाथ पाँव मुड़े उसी को ही दौरा कहते हैं, नहीं। कुछ लोग होते हैं जिनको जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना वो आंखों को ब्लिंक करते हैं। टाइप ऑफ एपिलेप्सी। क्लियर? अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो है ना मसल्स मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ एपिलेप्सी। ज़रूरी नहीं है कि वो उसके हाथ पाँव ही मुड़े तो वो उसको जो है वो एपिलेप्सी को प्रॉब्लम है। बहुत सी टाइप्स हैं इसकी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ोगे इसको। तो बेटे अनप्रोवोक्ड सीजर्स होते हैं, ये उसकी सिम्टम है। ये उसकी क्या है? सिम्टम है। क्लियर? अगर इसकी हम रीजंस देखें, एपिलेप्सी के काजेज देखें बेटे, अगर तो है छोटे बच्चों में, अगर तो है वो यंग्स में है, छोटे बच्चों में है, तब मेन काज इज़ जेनेटिक काज। मेन क्या है? जेनेटिक काज है। ठीक है। अगर तो किसकी बात करें हम? यंग्स की बात करें। ठीक है। छोटे बच्चों की बात करें, अगर छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम है तो फिर उनका कैसा काज है? जेनेटिक। जेनेटिक काज मीन उनके जो कुछ न्यूरॉन्स हैं उनमें डेवलपमेंटल काजेज जो हैं वो रह गए हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं। क्या है? डेवलपमेंट सही नहीं हुई उनकी उन न्यूरॉन्स की। ठीक है। तो उस एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से जेनेटिक काज प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि बुनियादी तौर पे है ना, बचपन से ही है, तो एज अ रिज़ल्ट वो छोटे बच्चों में ज़ाहिर हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं आफ्टर 40 मतलब एज जो लोग होते हैं जो 40-50 साल की उम्र में अगर जाके होते तो इसका मतलब उनका जेनेटिक से कोई लेन देन नहीं था। उनको अगर जेनेटिकली होता तो वो बचपन में हो जाता। ठीक है। अब अगर उनको एज लोगों में है, 40 से 50 साल के लोग हैं, एजड हैं, तो उनके अंदर मेनली काज्ड बाय ब्रेन ट्यूमर। किस वजह से हो सकता है? अगर उनको ब्रेन का ट्यूमर हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया किसी को, ठीक है, तो उसके अंदर जो है एक्सेसिव नर्व इम्पल्स जनरेशन और ट्रांसमिशन होगी। क्लियर? या इसके अलावा हेड ट्रोमा। अब 3 कैटेगरीज बनेगी हमारे पास। एक तो यंग्स की बनेगी,
दूसरा हमारे पास एजड लोगों की बनेगी और तीसरी बनेगी एट एनी एज, एट एनी एज, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो एजड लोग हों, तो उनके अंदर बेटे एट एनी एज कभी भी हमारे पास अगर इन्फेक्शन हो जाए किसमें, नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो इन्फेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम मे काज एपिलेप्सी एट एनी एज, मे काज द एपिलेप्सी एट एनी एज। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई हमारे पास। अगर यंग्स हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर, और अगर हमारे पास एजड हैं 40-45 साल ये इससे अबव है तो उनमें ब्रेन ट्यूमर, या फिर हमारे पास हेड ट्रोमा, एक्सीडेंटल केसेस में चोट वगैरह लगती है सर में, वो मेन काज होती है। या एनी एज, किसी भी वक्त बेटा इन्फेक्शन, छोटे बच्चों को भी हो सकता है, बूढ़ों को भी हो सकता है, जवानी में भी हो सकता है। एनी एज में अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी हमारे पास एपिलेप्सी हो सकती है। ठीक है, तो एपिलेप्सी क्या थी, देयर इज़ अ एक्सेसिव जनरेशन, बहुत ज़्यादा क्या होती है हमारे पास, एक्सेसिव मीन बहुत ज़्यादा, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, उसकी जनरेशन हो रही है या ट्रांसमिट सही तरीके से नहीं हो रही नर्व इम्पल्स, तो उसके नतीजे में हमें क्या होते हैं, अनप्रोवोक्ड सीजर्स। अब हमारी बुक ने एक छोटा सा सीजर के ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखा होगा कि सीजर्स क्या होते हैं बेटे। सीजर हमने कहा कि ये दौरा पड़ता है, एक टेम्पोरेरी स्टेट होती है, क्या होती है, आर्जी सूरत हाल होती है। कैसी स्टेट है हमारे पास, ये टेम्पोरेरी स्टेट है, क्लियर, जिसमें क्या होता है, जो कुछ देर के लिए रहती है। ठीक है, इसमें जो है वो ड्यूरेशन सेकंड्स की भी होती है, मिनट्स की भी होती है, आधे घंटे तक भी जा सकती है। तो टेम्परेरी स्टेट है जो थोड़ी देर बाद मार्क्ड बाय, उस स्टेट में हो क्या रहा होता है, कन्वलियंस। ठीक है, उस स्टेट में क्या हो रहा होता है, सीजर इज अ टेम्परेरी स्टेट मार्क्ड बाय द कन्वलियंस इन द बॉडी, बॉडी में झटके लग रहे होते हैं वो मसल्स को, वो टाइप डिपेंड करेगा कि कौन से मसल्स हैं जिनके ऊपर एपिलेप्सी का जो है वो अटैक हो रहा है। ये बात समझ आई कि एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मेनली जेनेटिक काज है। अब किसी बंदे के न्यूरॉन्स तो हम बदल नहीं सकते ना, लेकिन हमारे पास ऐसी मेडिसिन ज़रूर हैं जो नर्व इम्पल्स जब जनरेट होती है तो उस नर्व इम्पल्स की जनरेशन को इनहिबिट करवाया जा सकता है। नर्व इम्पल्स की जनरेशन को क्या करवाया जा सकता है, इनहिबिट करवाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट है इसकी, उसमें मेडिसिन दी जाती हैं किस मकसद के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम द एपिलेप्सी, एपिलेप्सी से बचने के लिए। ट्रीटमेंट, उसकी इलाज पूरा नहीं होता, ये नहीं कि आप एक हफ्ता मेडिसिन खाओ और छोड़ दो, नहीं, आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है इसकी, जिसके नतीजे में आपको एपिलेप्सी से नहीं बचाया जाता, आपको इन अनप्रोवोक्ड सीजर से बचाया जाता है। ये जो बॉडी के अंदर दौरे पड़ रहे होते हैं उन दौरे पड़ने से बचाया जाता है। कन्वलियंस, कन्वलियंस किसे कहते हैं, जो जब दौरा पड़ता है तो उस वक्त बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं ना, तो झटके लग रहे होते हैं बॉडी में, कन्वलियंस। इनसे बचाने के लिए हमारे पास मेडिसिन होती हैं, इनसे बचाने के लिए मेडिसिन होती हैं। ठीक है, जिन मेडिसिन को हम कहते हैं एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन, क्या कहते हैं, एंटी एपिलेप्टिक, क्या कहते हैं, एंटी एपिलेप्टिक, या फिर एंटी कन्वल्सेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, एंटी कन्वल्सेंट्स के, कन्वलियंस के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, कन्वलियंस के अगेंस्ट। ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक या फिर एंटी कन्वल्सेंट्स, या फिर एंटी कन्वल्सेंट्स। क्लियर, ये बात समझ में आई है। अब बेटे इसमें होता क्या, एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन देने से हमारे पास जो नर्व इम्पल्स बननी है उस एक थ्रेश होल्ड होता है हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, नर्व इम्पल्स क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, और मिली वोल्ट का करंट प्रोड्यूस होता है। किस चीज़ का, मिली वोल्ट्स में करंट प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, वही करंट तो ईसीजी में हम मेजर करते हैं। तो मिली वोल्ट्स का जो करंट है, जो करंट थ्रेशहोल्ड जो नर्व इम्पल्स को जनरेट करवाता है, उस करंट की इंटेंसिटी को, उस थ्रेशहोल्ड को और डिक्रीज़ कर दिया जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का सिग्नल चाहिए नर्व इम्पल्स को जनरेट करवाने के लिए। ठीक है, तो हम पहले से ही नर्व इम्पल्स की जनरेशन को सुप्रेस कर देते हैं। सुप्रेस मीन कि नर्व इम्पल्स आराम से जल्दी से जनरेट ना हो। ठीक है, तो ऐसी मेडिसिन्स जस्ट हमें सीजर या कन्वलियन से हमें बचाती हैं, लेकिन वो एपिलेप्सी को ट्रीट नहीं करती। ठीक है, अब वो कहते हैं जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उस वक्त क्या करना चाहिए। समटाइम लोग होते हैं कि ज़बान जो है वो दांतों के नीचे आ जाती है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जल्दी से चम्मच वगैरह लेके, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट लेके उसके मुंह में प्रेस कर देते हैं। इतना बेचारे को एपिलेप्सी से नुकसान नहीं होता जितना उस चम्मच की वजह से हो जाता है। क्या होता है,
जा लॉक होते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट चम्मच या कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट आपने मुंह में रखा हुआ है, मुंह प्रेस होगा, उस हार्ड ऑब्जेक्ट की वजह से टीथ डैमेज, टंग डैमेज, मुंह के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं, मुंह के अंदर क्या हो जाते हैं। ये प्रैक्टिस अक्सर हमारे जो है वो दही जो रूरल एरियाज़ हैं, देहाती इलाके हैं, वहाँ पे की जाती है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो ना, दौरे पड़ते हैं, तो वो कहते हैं इसको जिन हो गए, लेकिन हमारी साइंस कहती है एक्चुअली उसको जिन नहीं हुए, उसको नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, उसको नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी मसल टिटैनी हो सकती है, ठीक है। कुछ सीजर्स वगैरह प्रोड्यूस हो सकते हैं ड्यू टू एबनॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम। लेकिन हमारे पास उसको एपिलेप्सी भी हो सकती है। एपिलेप्सी की भी डिफरेंट हमारे पास क्या हैं, टाइप्स हैं, डिफरेंट क्या हैं, टाइप्स हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो हम इसको एक दफ़ा बुक से रीड कर लेते हैं और इसके प्रॉपर हेडिंग्स बना लेते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 52, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज़ अ नर्वस डिसऑर्डर, हमें पता है, इन विच देयर इज़ एन एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ द नर्व इम्पल्स इन द ब्रेन। हमारे पास एक तो एबनॉर्मल है और एक बहुत ज़्यादा है, एबनॉर्मल है और बहुत ज़्यादा है, डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स इन द ब्रेन। इट काजेज़, ये किस चीज़ का बाइस बनती है, अनप्रोवोक्ड सीजर्स इन द पेशेंट्स। पेशेंट को पता नहीं चलता, उसको जो है वो दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब सीजर क्या है, अ सीजर ऑफ द एपिलेप्सी इज़ अ टेम्पोरेरी एबनॉर्मल स्टेट, आर्जी तौर पर है, कैसी है, आर्जी तौर पर। टाइप ऑफ सीजर्स की अगर हम क्लासीफाई करें ना, उनको टाइम की ड्यूरेशन के हवाले से भी, कुछ 1 to 2 मिनट के होते हैं, कुछ आधे घंटे तक के भी होते हैं, ठीक है। तो अ सीजर ऑफ द एपिलेप्सी इज़ अ टेम्पोरेरी एबनॉर्मल स्टेट of the brain marked by the convulsions. In younger people, epilepsy may be due to genetic or developmental cause. In people over the 40 years ago, brain tumors are more likely to cause the epilepsy. Head trauma and the central nervous system infection may cause the epilepsy at any age. किसी भी एज पे जो है वो head trauma या अगर central nervous system में क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, देयर इज़ नो नॉन क्योर ट्रीटमेंट, या कोई भी हमारे पास इलाज नहीं है, बट मेडिसिन आर अवेलेबल टू कंट्रोल द सीजर्स। पेशेंट्स ऑफ द एपिलेप्सी हैव टू टेक मेडिसिन डेली फॉर द ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ द सीजर्स। दीज आर टर्म्ड एज एंटी कन्वल्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। अब ये सीजर की शॉर्ट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग अ सीजर अटैक, ऑब्जेक्ट शुड नेवर बी प्लेस इन द पेशेंट्स माउथ एज इट कैन रिजल्ट इन द सीरियस इंजरी। इट इज़ पॉसिबल दैट द पेशेंट विल बाइट हिज और हर ऑन टंग, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो नुकसान हो जाता है, उसकी अपनी ज़बान वगैरह जो है वो कट लग जाता है, ज़ख्मी हो जाती है। The knowledge of the composition and functioning of the nervous system has helped the man in diagnosis and treatment of nervous disorders including paralysis and epilepsy. Man has discovered the areas of the brain that receive information from the different sense organs and areas that send the message to the different effectors. Such knowledge helps a lot in the identify the malfunctioning areas of the brain. बेटे हमें पता चल जाता है बॉडी का कौन सा पार्ट डैमेज है, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ होगा। आपने तो सिर्फ लोब्स पढ़े ना ब्रेन के, अगर इनको ब्रेन्स को भी फर्दर क्लासीफाई करें, लोब्स को भी, तो इसमें एरियाज़, एरिया नंबर 1 2 3 4 5 6 40 50 तक एरियाज़ हम जो है वो लोकेट करते हैं कि फ़लाँ एरिया फ़लाँ फंक्शन, फ़लाँ एरिया फ़लाँ फंक्शन। क्लियर। अगर इस होल टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।